हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आज सभी लोग स्वस्थ हैं। आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। एसएससी जीडी 2024 की एग्जाम डेट्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। फरवरी में आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो आई होप आप जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। उससे पहले सीजीएल टीयर 2 एग्जामिनेशन भी है, ठीक है। तो आज के इस सेशन में मैं आपको एसएससी जीडी के टॉप 30 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये वही क्वेश्चन है, अगर आप जीडी के 2024 वाले पेपर सोल्व कर रहे होंगे तो जिनमें आप फंस रहे होंगे या दिक्कत आ रही होगी, तो जो जीडी वाले बच्चे हैं उनके लिए ये सेशन उनके डाउट्स को सोल्व कर देगा सारे, जहां पे भी दिक्कत आ रही है उन्हें क्वेश्चन सोल्व करने में। और जो सीजीएल टीयर 2 वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये पेपर एक टेस्ट की तरह काम करेगा। ये मेंस का एक मॉक टेस्ट मान के चलिए, जिसमें 30 क्वेश्चन है और ओवरऑल पेपर का लेवल ये मॉडरेट साइड है, ठीक है। मॉडरेट या मॉडरेट प्लस मान लो। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टेस्ट में भी नहीं जाएगा फिर भी, टॉप 30 होने के बाद भी। बट आप इसे एज ए टेस्ट दे सकते हैं और आपको कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताना है कि 30 में से कितने क्वेश्चन आप खुद से सोल्व कर, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। बाकी जो चीजें आपको क्लासेस में कराई गई है उनसे हटके एक भी सवाल नहीं है, तो आपको आराम से, अगर आपने सारी क्लासेस की हुई है मेरी कोर्सेज में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, बहुत एब्रप्ट नए क्वेश्चंस नहीं है। बस आपको लैंग्वेज में थोड़ी बहुत कई बार दिक्कत हो जाती है बच्चों को एग्जाम टाइम में प्रेशर के कारण, तो पहले देख के जाओ क्वेश्चंस को, तो लैंग्वेज वैसी रिपीट होती है तो ईजी होता है करना, ठीक है। टाइम कम लगता है, तो इसलिए क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या आता है कि 35 की पावर 29 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। भाई 10 का डिविजिबल रूल हमें पता है, जो यूनिट डिजिट होती है वही 10 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर मिलता है। मैं आपसे कहूं 131 है, इसे 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा। आप कहेंगे सर 13 टाइम्स जाएगा 130 और मेरे पास बचेगा रिमाइंडर 1। मेरे पास है 148, 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा। आप कहेंगे सर 140 चला जाएगा 14 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 8। तो जो यूनिट डिजिट होती है 10 से डिवाइड करके वही रिमाइंडर बनता है। वरना या फिर इसे इस तरीके से समझा सकता हूँ, एक नंबर है 1432014, इसे 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप कहोगे सर 1432010 प्लस 4 लिख सकता हूं, ठीक है। ये 10 से डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा पूरा का पूरा 0 रिमाइंडर, इसे काटूंगा तो 4 ही रह जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो टोटल रिमाइंडर कितना है 0 + 4 4। तो जो यूनिट डिजिट होती है वही 10 से डिवाइड करके हमें रिमाइंडर मिलता है। ऐसे अगर 100 से डिवाइड करके पूछते हैं तो इस केस में रिमाइंडर क्या आता 14। 1000 से डिवाइड करके पूछते तो ये रिमाइंडर आता लास्ट की 3 डिजिट। 10,000 से डिवाइड करके पूछते तो लास्ट की 4 डिजिट रिमाइंडर आता। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल सिंपल है। तो इसका मतलब हमें क्या बताना है, इसकी यूनिट डिजिट बतानी है। अब देखो 35 की पावर 29 है, 5 की पावर कुछ भी कर लो आपको हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 5 ही मिलेगी। तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, जब इस वाली वैल्यू को मैं डिवाइड करूंगा 10 से तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 5। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में क्वेश्चन करना था, क्वेश्चन पढ़ती आंसर मार्क करने वाला था, इसमें फंसना नहीं है ऐसे बेसिक क्वेश्चंस में आप लोगों को। अगला सवाल हमारा सिंप्लीफिकेशन का एक बेसिक टाइप है, 2 अपॉन में 1 into 3 प्लस 2 अपॉन में 3 into 5। ये सीरीज आपने बहुत बार देखी होगी और कुछ बच्चों ने तो इसे देखते अपना आंसर भी कर दिया होगा कि 1/1 माइनस 1/101, और सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 101, ठीक है। इतने सेकंड्स में आंसर निकाला जा सकता है। अब इसके पीछे का अप्रोच क्या है, कैसे सीरीज आइडेंटिफाई करनी है, कैसे करना है, वो सीखते हैं यहाँ पे फटाफट से। आप यहाँ पे देखिए 1 और 3 2 का गैप है, फिर 3 और 5 यहाँ ये खत्म हुआ, यहाँ पर अगली सीरीज स्टार्ट हो गई। 3 into 5 2 का गैप है, फिर 5 और 3, हर जगह मेरे पास जो गैप है ये 2 का कॉन्टिन्यूसली मेंटेन्ड है, और जहां पे ये खत्म हो रहा है वहीं पे मेरे पास दूसरा आ रहा है, और टर्म्स भी दोनों है। जब हमारे पास इस तरह का सीक्वेंस होता है तो हम देखते हैं जो ये गैप है ऊपर क्या है, ऊपर भी अगर मुझे 2 दे रखा है तो एज इट इज मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, तो इसे लिखूंगा 1/1 माइनस 1 में ये वाली वैल्यू 3। फिर आगे बढ़ेंगे प्लस का साइन, ये मेरे पास 1/3 और इसे मैं लिखूंगा 1/5, और ऐसे ही मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा, डैश 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 1/। अब जो बिगिनर बच्चा है उसे थोड़ी सी कंफ्यूजन ये होगी कि सर ये आप ऐसे कैसे लिख पा रहे हो। देखो आप ध्यान से सिंप्लीफाई करोगे ना इसे, तो मेरे पास जब यहां पे गैप से जितना गैप यहां पे हो मल्टीप्लीकेशन में, अगर ऊपर ही भी इतना ही गैप हो ना, तो हम 1/this, मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं a माइनस बी डिवाइडेड बाय, अगर मुझे दे रखा हो, या b माइनस ए डिवाइडेड बाय, अगर मुझे a इंटू बी दे रखा हो तो मैं इसे लिख सकता हूं 1/a माइनस 1/b। देखो ध्यान से, b डिवाइडेड बाय ए बी करूंगा तो b से b एलिमिनेट होगा, 1/a बचेगा। ऐसे a डिवाइडेड बाय a इंटू बी करूंगा, a कट जाएगा, 1/b बचेगा। क्या यही फॉर्म है? तो मैंने यहाँ पे यही तो करा है सिर्फ, ठीक है, ये फॉर्म पता होनी चाहिए। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें पता है ये सारा का सारा पोर्शन ये कटता चला जाता है। अगर ये सारा पोर्शन कटता चला जाएगा तो ये कहां तक कटेगा, आप देखेंगे ये 99 तक कटेगा, क्योंकि इससे पहले वाली टर्म 99 97 आएगी,
और आप देखेंगे 97 99 नेगेटिव में जाएगा, यहाँ पॉजिटिव में 101 तो अभी तक आया नहीं है तो वो बचा रह जाएगा, यहाँ पे 1 इसके बाद कहीं नहीं आ रहा तो 1 बचा रह जाएगा, तो 1/1 माइनस 1/101 ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये पूरे कंसेप्ट के साथ मैंने आपको बता दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें ये तो बहुत सिंपल 2 वाली सीरीज थी, 3 वाली सीरीज, 4 वाली सीरीज, ये सब करा रखा मैंने, इवन यूट्यूब पे भी वीडियोस डाली हुई है सीक्वेंस एंड सीरीज में, सब बता रखी है आपको चीजें। अब ये एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड एक बहुत कॉमन सवाल जो एग्जाम्स में पूछा रहा था वही है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता दो जिनके बीच में 1003 और 2703 कैंडिडेट्स बांटी जा सके, जिससे कि हर एक कैंडिडेट को सेम मिले ईच का, मतलब 1003 मेरे पास एक है और मेरे पास 2703 एक है, तो ये मेरे पास है चॉकलेट्स और ये है मेरे पास कैंडीज। ठीक है, जब मैं इसे बांटूंगा, कैंडीज को एन से डिनोट कर देता हूं, तो मैं कह सकता हूं हर एक स्टूडेंट को मान लो ए चॉकलेट मिलेगी और बी कैंडीज मिलेगी, तो नंबर इक्वल होगा कि पहले को ए इतनी और बी ए मिला है तो दूसरे को भी ए चॉकलेट और बी कैंडीज मिले, इस तरीके से चले तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हम क्या निकालते हैं, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, और उससे मुझे पता चल जाता है कि कितने में बटेगी। अब ये एचसीएफ भी खुद से निकालने की जरूरत नहीं है, बड़े नंबर से हमें इनके फैक्टर्स भी नहीं पता, तो या तो हम ऑप्शंस की मदद ले लें, क्योंकि जो मेरा एचसीएफ होगा वो दोनों को काट पाएगा। तो आप एक एक करके उठा के देखें, जैसे 29 है, किसी एक से भी चेक कर लो, मैं छोटे वाली वैल्यू से चेक कर लेता हूँ। 29 से काटूंगा 3 जा मेरे पास 87, 33 बचेगा, 29 से नहीं कटेगा। फिर मैंने 17 उठाया, 17 अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो 17 5 जा जाएगा, फिर 153, 59 इंटू 17 आ रहा है। 17 से क्या ये भी कट रहा है, दोनों कटने चाहिए ना, तभी तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। 1 जा जाएगा 17, फिर मेरे पास 100 बचा, और फिर मेरे पास ये 5 जा जाएगा, और फिर अगेन 9 जा जाएगा, और ये क्या है मेरे पास इंटू में 17। तो इसका आप देखेंगे 59 और 159 तो आपस में कोप्राइम है, तो मेरे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 17 होगा। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम लोग जिनमें इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स और कैंडीज बांटी जा सके वो हमारे पास 17 होगा। बाकी दोनों ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअली फैक्टर्स निकालना थोड़ा मुश्किल काम है। अगर आप हाई जो डिवीजन मेथड यूज करते हैं इसे करने के लिए, एक होता है एचसीएफ निकालने के लिए 1003 और यहाँ पे 2703, तो भी हमें थोड़ा टाइम लग सकता था करने में। जैसे आप पहले आप कहेंगे सर ये 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है, फिर आगे सोल्व करते चले जाएंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, तो बेटर है ऑप्शन की मदद लो और अपना आंसर निकाल लो। चलें क्या आगे, हमसे ये पूछ सकता था कि कितनी कितनी कैंडीज और चॉकलेट्स बांटी जाएंगी, अगर हमें मैक्सिमम लोगों में बांटने तो हर एक को कितनी मैक्सिमम कैंडीज और कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी। तो आप उस केस में कहते हैं कि भाई हर एक बच्चे को 59 चॉकलेट मिलेगी और 159 कैंडीज मिलेंगी अगर हमें मैक्सिमम लोगों में बांटना है। ये सवाल भी पूछा जा सकता था। चलें आगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बेस्ड सवाल है। कहता है कॉस्ट ऑफ डायमंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इट्स वेट के। कॉस्ट ऑफ डायमंड हमें दे रखी है इतनी है, अगर वो 2 पीस में टूट जाता है तो उनका वेट का रेशियो है मेरे पास 5:8, तो हमें बताना है इस ब्रेक की वजह से लॉस क्या होगा। आप कहेंगे सर 5:8 है, टोटल रेशियो कितना आ गया 5 + 8, ये 13 रेशियो में मान सकता हूं। अगर जब टूटा ना होता तो इतना वेट होता, उसका अभी इतना है। तो अगर मेरे पास जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेट है, तो प्राइस का रेशियो क्या होगा, वेट का स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर करूंगा 25 और यहां पे 8 का स्क्वायर करूंगा तो 64, तो इसका कंबाइंड प्राइस इतना हो जाएगा। लेकिन जो पहले साबुत पीस था जब टूटा नहीं था तो उसका प्राइस कितना होगा, आप कहेंगे सर 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। तो अब यहां पे कीमत मेरे पास कितनी रहेगी, जो नई कीमत है 64 + 25, ये हो जाएगा मेरे पास 89, पहले कीमत थी 169, तो लॉस कितने का हो गया, लॉस हो गया हमारे पास यहां पे 80 का। 169 रेशियो, पहले कीमत कितनी थी हमारे पास, ये थी 87880, हमें बताना है 80 रेशियो का मान क्या होगा। यहां पे हमें 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं। अब देखो 169 और 80 में तो कोई भी चीज कॉमन नहीं है ना, तो मेरा आंसर जो भी होगा आप कहेंगे सर ये आएगा 87880, बस लिख रहा हूं वरना ये ओरली करने वाला काम है यहाँ पे, इनटू में 80। तो मेरे आंसर में जीरो भी यहाँ पे कटेगी नहीं, तो 0 0 और लास्ट में तो 2 0 आएंगी, तो लास्ट में 2 0 तो 4 ऑप्शन में हमें दिख ही रही है। उसके बाद जो उसके बाद की वैल्यू होगी वो 8 से कटेगी, तो आप यहाँ पे ये देखो कि 4 ऑप्शन 8 से कटने वाले कौन से हैं,
अब देखो 26 है, ये तो 4 से ही नहीं कटेगा लास्ट की 2 डिजिट, तो 8 से कैसे कटेगा। 16 है, ये मेरा कटता है, तो ये हो सकता है आंसर। 26 4 से नहीं कटता, तो 8 से कैसे कटेगा। 64 हो सकता है, ये 4 से भी कट रहा है। और लेकिन अगर मैं 364 देखूं लास्ट की 3 डिजिट, क्या ये मेरी 8 से कटेगी कभी भी, नहीं कटती है 8 से, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मैंने सिर्फ इतना देखा, वरना आप इसे कैलकुलेट करते तो आप कहते सर ये 9 है, अगर ये इसे पूरे को काटेगा तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 9 के टेबल में 8 कब आता है, जब लास्ट डिजिट 2 होती है, इसके अलावा कुछ होगा। 2 इंटू 8 16, तो जो भी आंसर होगा लास्ट में 6 और उसके बाद 2 जीरो होंगी। 4 ऑप्शन में 6 और 2 जीरो, 2 ऑप्शन के अंदर है, फिर अगेन हमें 8 वाला चेक करना पड़ता। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। क्लियर हो गया। 169 से पूरा भी काटना कोई मुश्किल काम नहीं। यूनिट डिजिट हमें पता चल गया 2 है, फर्स्ट डिजिट क्या होगी आप देखेंगे यहाँ पे, ये 170 के आसपास है। 850 मेरा 170 से कटता तो लगभग 5 ही जाएगा। 52 इंटू में 8 करोगे तो 41600 आपको पूरा मिल जाएगा। बच्चे छोटी छोटी ट्रिक्स मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी सी बताई कैलकुलेशन की एंड में। अगला सवाल बिल्कुल सेम टाइप का है, ये आपको होमवर्क में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि क्या आंसर आएगा। अगला सवाल हमारे पास प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का, इसके काफी सवाल है, एक एक करके देखिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। कहता है अंकित एक आर्टिकल को 10% के लॉस में बेचता है, अगर वो 30% कम में खरीद लेता और 26 रुपए कम में बेचता तो उसे प्रॉफिट 10% का होता, तो हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं 100। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, पहले वो 10% लेस में आर्टिकल को बेच रहा है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 10, तो मतलब 90 में वो आर्टिकल को बेच रहा है। अगर वो आर्टिकल को 30% सस्ता खरीद लेता तो कितने में खरीदता, 70 का खरीद लेता, और पहले से 26 रुपए कम में बेचता तो उसे फायदा होता 10% का। तो 10% का कॉस्ट प्राइस, नया कॉस्ट प्राइस दिया है, इसी पे फायदा होता। तो इस पे 10% बढ़ाएंगे तो 7 बढ़ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 77 का हमें क्या हो गया, सेलिंग प्राइस आ गया नया। वो किसके बराबर है, जब हम इसे पुराने सेलिंग प्राइस से 26 रुपीज कम का बेच रहे हैं। अगर मैं वैल्यूज में देखूं रेशियो में, तो 90 में से 77 को घटाऊंगा तो ये मेरे पास 13 रेशियो बचेगा। 13 रेशियो कितने रुपए के बराबर है, कितने, 26 रुपए कम में बेच रहे हैं, यहाँ पे रेशियो में 13 रेशियो कम में बेच रहे हैं, तो 26 23 को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक रेशियो किसके बराबर हो गया, 2 रुपए के बराबर हो गया। और कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा है 100 रेशियो, तो किसके बराबर हो गया, 200 के बराबर हो गया। क्वेश्चन खत्म। चले आगे। अगला सवाल हमारे पास, जो प्रॉफिट कमाया जाता है एक आर्टिकल को 4550 का बेच के, ये 5 गुना है जो लॉस होता है जब हम उसे बेचते हैं 3290 का। तो हमें बताना है कि सेलिंग प्राइस क्या हो आर्टिकल का जिससे हमें 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो मेरे पास 2 सेलिंग प्राइस दे रखे हैं यहाँ पे, एक 3290 और एक दे रखे 4550। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो मान लो कॉस्ट प्राइस मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे मुझे कितने का लॉस हो रहा है, x का लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट जो है लॉस का 5 गुना है, तो यहाँ पे 5x का प्रॉफिट हो रहा होगा, राइट। तो यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर ये 6x है जो इनका गैप है, वो किसके बराबर हो गया। समझाने की दृष्टि से एक एक चीज लिखी जाती है, वरना ये ओरली करने वाला काम है कि आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, वो 6 के बराबर, एक का जोड़ के सीपी निकल जाएगा और फिर आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो ये 6x मेरा बराबर हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 60 आया और यहाँ पे 1260, तो x का मान आ गया मेरे पास 610। ये 610 है। आप यहाँ पे लॉस हो रहा था ना, तो मुझे ये 610 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हम कॉस्ट प्राइस पे पहुंचेंगे। तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना हो गया यहाँ पे, सिक्स वन जीरो नहीं, सॉरी 210, क्या लिख दिया, ये हो गया 210। तो 210 हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, और ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 3500 कॉस्ट प्राइस की। अब इस पे हमें आर्टिकल को बेचना है 20% के प्रॉफिट पे। तो 20% क्या होता है, मतलब इसका ऑब्वियसली मुझे 120% का आर्टिकल को अगर बेचना है तो यहाँ पे 12 इंटू 35 करना पड़ेगा। तो 0% से 2 जीरो कट जाएंगे, एक जीरो आएगा, 6 कैरी फॉरवर्ड 42, दिस विल बी माई आंसर।
बाकी आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन को देखते तो आप ये भी देख सकते थे कि जो भी मेरा सेलिंग प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस का कितना होगा, 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 6/5 होगा, है ना, 120%। तो 6 का मल्टीपल अगर आप देखते तो आप देखते ये भी 6 से कट रहा है, ये भी 6 से कट रहा है, ये भी 6 से कट रहा है, तो मैं अपना आंसर नहीं निकाल पाता। ये चीज मैंने पढ़ते पढ़ते देख ली थी, इसलिए वो चीज बोली नहीं है। ऑप्शन से ये चीज पता चल जाती है, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद। चलते हैं आगे। अगला सवाल हमारे पास बिल्कुल सेम तरीके का है। सेलिंग प्राइस इतना दे रखा है, जो प्रॉफिट है वो 10 गुना है जो लॉस होता है अगर आर्टिकल को इतने का बेचा जाए। तो आपको बताना है कि 30% प्रॉफिट में बेचेंगे तो कितने का होगा। ओरली अगर मैं कहूं यहाँ पे तो कॉस्ट प्राइस जो भी आएगा उस पर 30% का प्रॉफिट, मतलब 13/10 का बेचना पड़ेगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। जो आंसर होगा 13 से कटेगा, 13 से कटने वाला आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। खत्म हो गया क्वेश्चन। कई बार ऐसे ही खत्म हो जाते हैं और कोई होगा नहीं, बहुत ही रेयर चांस है कि डिनोमिनेटर में 13 तो कहीं मिल ही नहीं सकता इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। बेसिक से भी करोगे तो ओरली करने की कोशिश किया करो कि कैसे हम सोच सकते हैं। देखो 10 और 1 इनके बीच में गैप कितने का होगा, 11 का होगा। डिफरेंस कितने का है, 330 का है। 11 से काटोगे तो 1 आ गया 30, तो इसमें 30 जोड़ देंगे तो 3000। 3000 का 30% कितना होगा, 900। 3000 में 900 जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 3900। थोड़ा सा स्पीड में करोगे तो ये चीजें होने लग जाएंगी विदाउट पेन भी। एक आदमी 35 मैंगोज 1 रुपए के खरीदता है। 1 रुपए में कितने मैंगोज बेचे जिससे कि उसे लॉस हो 30% का। ठीक है, तो 35 खरीदे हैं तो 35 से ज्यादा ही बेचेगा तभी तो लॉस होगा। सबसे पहली चीज तो आप ये बताओ, 1 रुपए में 35 खरीद रहा है, उसे लॉस करना है ना अपना, ठीक है, तो 1 रुपए में 35 से ज्यादा बेचेगा तभी लॉस हो सकता है। तो ये 27 और 33 तो आंसर हो ही नहीं सकता, इन दोनों में से आंसर होगा। ये अगर नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन एग्जाम में तब भी आप दोनों में से मार्क कर सकते हो, वरना बेसिक से करेंगे तो आप कहेंगे सर 1 के 35 है तो 1 की कीमत कितनी हो गई, 1/35 किसकी, 1 मैंगो की। ठीक है, इसे बेचना है कितने पे, 30% के लॉस पे, तो इसके 70% पे बेचेंगे तो 70/10। ये मेरे पास क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 1 मैंगो का, कितने में, रुपीज में। अब हमसे पूछा है 1 रुपए में कितने बेचे, तो आप नंबर ऑफ मैंगोज निकाल लो रिवर्स करके। आप कहेंगे सर ये और ये इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये मेरे पास यहां पे 350 डिवाइडेड बाई 7, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास 1 रुपए के। तो यहां पे 7 से काटूंगा 50। 1 रुपए में 50 मैंगोज अगर बेचेगा तो उसे क्या होगा, नुकसान होगा 30%। क्लियर हो गया। इसका एक डायरेक्ट तरीका भी आप देख सकते हैं। इसे अगर डायरेक्टली करना है, आप इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कन्वर्ट करने में या रेसिप्रोकल वगैरह लेने में, तो आप देखिए यहां पे जब उसे लॉस पे बेचना है ना 30% का, ठीक है, तो कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसे मैं 30% घटाऊं और मेरे पास 35 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 50 है, 50 को 30% आप रिड्यूस करेंगे, 50 का यहाँ पे 7/10 करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, 35। ठीक, तो ये चीज आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन वो इसी तरह के क्वेश्चंस में काम आएगी। ठीक है, जब यहाँ पे दे रखा हो कि 1 रुपए में 35 मैंगोज मिल रहे हैं, जो लेट इस तरीके की चीजें चल रही हैं, तो ही आप इस तरीके से कर पाएंगे। चलें आगे। टाइम एंड वर्क क्वेश्चन मेरे पास ये दे रखा है कि x1, x2 और x3 एक काम को कितने कितने दिनों में, 90, 45 और 67.5। 67.5 को ब्रेक कर लोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 135/2, यही आ रहा है। ठीक है, इतने दिनों में कर सकते हैं। जब मुझे टाइम दे रखो, मैं क्वेश्चन बाद में पढ़ता हूं आगे, मुझे पता है टोटल वर्क क्या होगा, इनका एलसीएम होगा, कहीं ना कहीं वहीं से यूज करना होगा हमें, तो इन तीनों का टोटल वर्क मैं निकालूंगा, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों 45 से कट रहे हैं ना मेरे, ठीक है, 135 2, ये 45 इंटू 2 है, ये 45 इंटू 3 है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, डिनोमिनेटर को नहीं देखते, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम लेते हैं, तो 45 इंटू 2 इंटू 3 ये आ जाएगा 270। ठीक, ये टोटल वर्क हो गया। अब आगे बढ़ लो। तीनों ने साथ मिलकर काम की शुरुआत करी, बट X2 काम खत्म होने से पहले 13.5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया।
कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट हुआ ये बताना है। तो इतने दिन में टोटल काम करता है ये x1, ठीक है। टोटल काम मेरा इतना है, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो एफिशिएंसी बताएगा। 270 डिवाइडेड बाय 90 आ जाएगा 3। 45 से डिवाइड करूंगा 270 को तो ये वाली वैल्यू 6 आ जाएगी, और यहाँ पे 135 बाय 2 से डिवाइड करूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 4 आ जाएगी, है ना। अब मैं मान लेता हूं टोटल काम मेरा कितने दिन में कंप्लीट हुआ, से x डेज में कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत यहां पे नहीं। तो मेरे पास इन्होंने तो कितना करा होगा, x डेज तक काम करा होगा, 3 और 4 7, तो 7x। b 13.5 दिन पहले छोड़ के चला गया तो 6, और यहां पे मैं कह सकता हूं x माइनस 13.5। बिल्कुल बेसिक से जीडी वाले बच्चों के हिसाब से मैं करा रहा हूं क्वेश्चन को। जो मेंस वाले बच्चे अपने आप थोड़ा फास्ट कर लेंगे, ठीक है। वो वरना उसमें मेंस वाले बच्चे क्या करते हैं, बेसिकली आप कहेंगे सर 6 एफिशिएंसी है, 13.5 दिन कम काम किया, 13.5 दिन का काम इधर जोड़ दो, और इसमें जोड़ने के बाद 13.5 इंटू में 6 करूंगा तो 27 दिया 81, 81 इसमें जुड़ जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 351। 351 को डायरेक्टली मैं इस पूरे के सम से डिवाइड कर दूंगा, डेट इज 13 से डिवाइड कर दूंगा, और मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 27, ठीक है। वरना बेसिक से करोगे तो ऐसे चलना पड़ेगा, आपको एक एक स्टेप लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बचेगा 13x, 6 इंटू 13.5 अगेन 81, उधर जाके जुड़ जाएगा तो ये 351, और x का मान कितना आ गया 27। क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप चला, आंसर निकलना चाहिए हमारा। अगला सवाल टाइम एंड वर्क का, इसी तरीके से W और X मिलके एक काम को 40 डेज में कर सकते हैं, X और Y मिलके सेम काम को 60 डेज में कर सकते हैं। W, X एंड Y सारे साथ मिलके काम करें तो जो काम कंप्लीट होगा मेरा वो 30 दिन में कंप्लीट होगा। तो हमें बताना है कितने दिनों में W और Y मिलके सेम काम को कंप्लीट कर सकते हैं। W और Y मिलके कर सकते हैं। सबसे पहले अगेन टोटल वर्क लेंगे, इनका एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, 120 वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 120 बाय 43, इसकी 2 और इसकी एफिशिएंसी मेरे पास आ जाएगी 4। अब देखो मुझे W और Y मिलके कितने टाइम में काम करेंगे, मुझे ये वाली चीज बतानी है ना। तो आप इसमें x प्लस W प्लस x प्लस Y है, तीनों है यहाँ पे x प्लस Y है, तो इसमें से अगर इसे घटा दूं तो मुझे W की एफिशिएंसी मिल जाएगी 4 माइनस 2 2, तो W की एफिशिएंसी आ गई 2। इसी तरीके से अगर मैं इसमें से ये W की एफिशिएंसी 2 आ गई तो x की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2 प्लस x 3 आ रहा है तो x की 1 आ गई। यहां पे x की 1 रखूंगा तो y की कितनी आ जाएगी, 1 प्लस समथिंग इक्वल्स टू 2, तो ये आ जाएगी मेरे पास 1। हमें बताना है टोटल काम को W और Y मिलके कितने दिन में करेंगे। तो W की एफिशिएंसी 2 है, Y की एफिशिएंसी 1 है, तो मेरे पास यहाँ पे कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो 120 डिवाइडेड बाय 3, आंसर कितना आ जाएगा 40 डेज में काम को कंप्लीट करेंगे ये दोनों मिलके। ठीक, क्लियर हो गया आप सभी लोगों को। पहले मैंने यहाँ से W की एफिशिएंसी निकाली, W यहाँ पे पुट करा है 2, तो यहाँ पे x का आ गया 1, क्योंकि W प्लस x 3 है, x 1 आ गया तो यहाँ पे y का भी मिल गया 1, काम खत्म हो गया मेरा। अगले सवाल पे चलते हैं। एक काम अमित, सुमित और विनीत के द्वारा खत्म किया जाता है। अब ध्यान से करना, ये बढ़िया सवाल है। अमित और सुमित मिलके काम का 70% करते हैं, सुमित और विनीत मिलके काम का 50% करते हैं। तो हमें बताना है सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है। जो जितना ज्यादा काम करेगा वो उतना ज्यादा एफिशिएंट होगा, ये बात मानोगे या नहीं मानोगे, मानोगे, क्योंकि टाइम कुछ दे नहीं रखा तो सबने इक्वल टाइम के लिए काम किया होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं। तो मेरे पास सबसे पहले दे रखा है अमित और सुमित, कितना परसेंट काम करा इन्होंने, 70%। फिर मेरे पास है सुमित और विनीत, इन्होंने कितने परसेंट काम करा साथ मिलके, 50%। अगर तीनों साथ मिलके काम कर रहे हैं, अमित प्लस सुमित प्लस विनीत, तो टोटल काम कितना करेंगे। आप कहेंगे सर टोटल तो 100% काम है, तीनों मिलके करेंगे तो इतना काम करे होगा तीनों ने टोटल। अगर मैं रेशियो देख लूं तीनों के काम का, तो आप देखेंगे 7:5:10 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं तीनों का इंडिविजुअली काम निकाल सकता हूं, मैं कहूंगा अगर तीनों ने मिलकर टोटल 10 काम किया है तो किसने कितना कितना किया है। आप देखेंगे इन तीनों का समय, अमित का काम निकालूंगा तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको अमित का काम मिल जाएगा 5, ये क्या आया, अमित का काम आ गया। ऐसे ही अमित का काम यहां पे रख दोगे 5, तो आपको यहां पे सुमित का काम 5 प्लस समथिंग इक्वल्स टू 7, ये आ जाएगा 2।
सुमित का 2 है, तो इसका कितना आ जाएगा 5। तो हमारे पास सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है, तीनों में सबसे सर्वाधिक कुशल कौन है, अमित है। तो दिस इज माय आंसर। क्लियर है सभी लोगों को स्टेप बाय स्टेप? अमित ने 7 काम किया होगा, सुमित ने 2 काम और विनीत ने ये 3 आएगा यहां पे 3 काम। क्लियर हो गया? इनकी एफिशिएंसी का रेशियो पूछते तो हम वो भी बता सकते थे, यहाँ पे थोड़ा बेटर क्वेश्चन बनाने के लिए एफिशिएंसी का रेशियो पूछ सकते थे, या ये पूछ सकते थे अमित कितना % ज्यादा कुशल है सुमित से, ये भी पूछा जा सकता है बेटर और करने के लिए क्वेश्चन को। चलते हैं अगले सवाल में। क्वेश्चन में कहता है पी और क्यू मिलके एक काम को 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। इन्होंने काम की शुरुआत करी, बट 20 दिन के बाद पी ने काम को छोड़ दिया और रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में क्यू को 50 और दिन लगे। पी अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है? ठीक है, तो चाहो तो आप ऐसे ही कर दो जैसे हम करते हैं कि टोटल टाइम पी प्लस क्यू का हमने इतना मान लिया, तो मेरे पास टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टाइम का एलसीएम एक ही टाइम है तो ये 30 ही हो जाएगा और पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। थोड़ा लंबा मेथड है ये, बेसिक बेस्ट मेथड इसका क्या होगा बताऊंगा अभी। ठीक है, तो मेरे पास ये चीज आ गई। अब आगे क्या दे रखा है, काम की शुरुआत करी 20 दिन के बाद पी काम को छोड़ के चला गया, तो 20 दिन तक तो दोनों ने काम किया होगा, तो 20 इंटू में 1 इतना काम हुआ। फिर पी छोड़ के चला गया और क्यू ने बचा हुआ काम 50 दिन में निपटाया, तो मैं कहूंगा 50 क्यू, ये टोटल काम के बराबर हो गया, डेट इज 30। तो यहां से मुझे क्यू की एफिशिएंसी मिल जाएगी। आप कहेंगे सर 20 घटा 10, 50 से काटूंगा तो क्यू का एफिशिएंसी आ जाएगा 1/5। क्यू का 1/5 आ गया, तो यहां से सोल्व करके पी का मेरे पास कितना आ जाएगा, पी का 4/5 आ जाएगा और पी की एफिशिएंसी 4/5 है, टोटल काम है 30, तो कितना टाइम लगेगा, 30 डिवाइडेड बाय 4/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा और यहां पे मेरे पास मान 150 भाग 4 37। एक तो ये तरीका हो सकता है, ये तो सब जगह लग ही जाता है तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम टोटल वर्क को इक्वेट करने वाला कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं। देखो टोटल वर्क को इक्वेट वाला कंसेप्ट कैसे यूज करेंगे, मैंने कहा पी की एफिशिएंसी को पी मान लेता हूं और क्यू की एफिशिएंसी को क्यू, दोनों साथ मिलकर काम को 30 दिन में कर सकते हैं, टोटल काम हो गया। अगर पी कितने दिन काम करता है, दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन तक काम किया, 20 दिन तक, तो 20 दिन तक पी प्लस क्यू ने काम किया और उसके बाद पी काम छोड़ के चला गया और रिमेनिंग काम क्यू ने 50 दिन में कंप्लीट करा, तो 50 क्यू, ये भी मेरे पास टोटल वर्क होगा, तो इक्वेट कर दो। इसे सिंप्लीफाई करके आप पी और क्यू की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर 10 पी प्लस क्यू 50 क्यू के बराबर, फिर मेरे पास यहाँ पे पी प्लस क्यू किसके बराबर आ जाएगा, 5 क्यू के बराबर आ जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे पी इक्वल्स टू 4 क्यू या फिर पी बाई क्यू लिख सकता हूं मैं 4/1, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। अगर इनका कंबाइंड एफिशिएंसी हो गई 5 इंटू में 30, टोटल वर्क हो गया मेरे पास ये, पी अकेला कितने दिन में करेगा, तो पी की एफिशिएंसी है 4, आंसर आ गया 37। ऐसे भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को हम। क्लियर है सभी लोगों को? चलें आगे। और इसी का एक बेटर वर्जन ये भी हो सकता है कि हमको ये पता है कि 20 दिन काम हो गया, ठीक है, 20 दिन पी प्लस क्यू ने कर लिया, तो पी प्लस क्यू का 10 दिन का काम किसके बराबर होगा, क्यू के 50 दिन के काम के बराबर होगा। डायरेक्टली आप यहां से भी स्टार्ट कर दे सकते थे, तो पी और क्यू की एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाता, फिर इक्वेट करके निकाल लेते। बात वही है, सब चीज एक ही है, कितना मन में सोच सकते हैं उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। पढ़िए क्वेश्चन फटाफट से। आठ दिन काम करने के बाद राखी को पता चला कि उसने 10% काम को कंप्लीट किया है। उसने पूनम को भी इंप्लॉय कर लिया जो 20% ज्यादा एफिशिएंट है, किससे, राखी से। तो हमें बताना है कितने और दिन लगेंगे इन्हें काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, अगर मैं राखी से ही स्टार्ट करता हूं, 10% काम कितने दिन में करा इसने, 8 डेज में करा।
तो टोटल काम कितने में करेगी? आप कहेंगे सर इंटू 10 कर दो दोनों जगह। तो मेरे पास यहाँ पे 100% वर्क, एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से लिख रहा हूं मैं। तो ये कितने दिन में करेगी? 80 डेज में करेगी। तो हमें इसका पता चल गया कि 80 दिन में पूरा का पूरा काम कर सकती है। अब मेरे पास यहाँ पे राखी के साथ साथ पूनम की भी बात की जा रही है, जो एक 20% ज्यादा एफिशिएंट है। 20% होता है 1/5। तो राखी की एफिशिएंसी 5 होगी, तो पूनम की एफिशिएंसी 1 ज्यादा, ये कितनी हो गई? 6। ठीक है। अब कितना काम हो चुका है? 10% काम वो कर चुकी है ऑलरेडी, तो 90% वर्क बचा है। ठीक है। तो इसे या तो आप इस तरीके से देख लो, 10% वर्क 8 दिन में करेगी पूनम, तो 90% वर्क कितने दिन में करेगी? तो आप कहेंगे 9 8 जा, मेरे पास हो जाएगा 72 डेज में कंप्लीट किया जाएगा। रिमेनिंग वर्क कितना है मेरा? 72। ठीक है, इंटू में 5 की एफिशिएंसी से 72 डेज में रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करेगी। तो ये टोटल वर्क हो गया रिमेनिंग मेरा। अब दोनों साथ में मिलकर काम कर रही हैं, तो कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5 और 6 11 हो जाएगी, तो डिवाइडेड बाई 11। तो आंसर क्या आ गया मेरा? 360 डिवाइडेड बाई 11। रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाय कंबाइंड एफिशिएंसी फाइनल। तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? वरना आप ऐसे भी कर सकते थे कि राखी 80 दिन में पूरा काम करती है ना, तो 80 दिन में से 8 दिन तो काम कर चुकी, तो 72 दिन का काम बचा। एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। तो 5 × 72 भाग में, अब राखी और पूनम दोनों है, तो कंबाइंड एफिशिएंसी 11। रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी इक्वल्स टू टाइम होता है। अगला सवाल हमारे पास टाइम एंड वर्क के ही काफी अच्छे सवाल थे, फटाफट से देखिए एक बार। पुराना स्क्रीनशॉट किसी ने नहीं लिया तो ले सकते हो। कहता है ए और बी मिलके एक काम को 14/3 डेज में कर सकते हैं। बी और सी मिलके सेम काम को 12/5 डेज में कर सकते हैं। और सी और ए मिलके पूरे काम को 16/3 डेज में कर सकते हैं। अगर साथ मिलके काम करेंगे तो 2 दिन में काम का कितना हिस्सा वो कर लेंगे? कैसे करेंगे? फिर से एक ही मेथड से मैं सारे क्वेश्चंस कराता हूं टाइम एंड वर्क के, कि टाइम दे रखा है तो टोटल वर्क इनका क्या ले लो? एलसीएम। 12 और 16 का एलसीएम कितना आएगा? 48 आएगा। 48 और 14 का एलसीएम कितना आएगा? 48 × 7, क्योंकि 2 का फैक्टर तो ऑलरेडी है, तो यही आएगा मेरे पास। इनकी अगर एफिशिएंसी निकालेंगे हम, तो मेरे पास यहाँ पे इस वाले पोर्शन को 14/3 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास? 72। ये आएगा क्या? ठीक है। और आगे बढ़ो, इससे डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 4 7 28 इंटू में 5 140। और इधर करेंगे हम आगे, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 16 से कटेगा 3 21 इंटू में 3 63। हमसे पूछा है 2 दिन में ये सारे मिलके कितना टोटल काम का कंप्लीट करेंगे। अब देखो, कम अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, तो ये तो कंबाइंड एफिशिएंसी होगी तीनों की। तो एक दिन का काम ए प्लस बी प्लस सी बताएगा, और ट्वाइस अपने आप ही आ रहा ऑटोमेटिकली, तो दिन का 2 दिन का काम ही मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो किसके बराबर हो गया? 5 7 और 275। कितना काम का हिस्सा कर लेंगे? तो काम करा है 275, टोटल वर्क है मेरे पास 48 इंटू में 7 कर दोगे तो 3 कैरी 5 कैरी फॉरवर्ड 336। तो इतना काम इन्होंने कर लिया। 275 डिवाइडेड बाय 336, दिस इज माय आंसर। चले आगे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी कुछ अच्छे सवाल पूछे गए थे, जैसे कि पहला सवाल ये है, कोई सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा जिसपे 2 साल का मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट इतना है, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, आपको बताना है प्रिंसिपल क्या रहा होगा। अच्छा, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आप ध्यान से समझिएगा। मेरे पास प्रिंसिपल होता है, मान लो मैं 2 साल की बात कर रहा हूं, तो पहले इस पे ब्याज लगाऊंगा R% के हिसाब से, तो प्रिंसिपल इंटू R%, ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू R%, ये दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूंगा तो क्योंकि पहले साल का जो ब्याज मिला इस पे भी ब्याज लगेगा, तो मैं कहता हूं प्रिंसिपल इंटू R% का
होल स्क्वायर, ये मेरे पास जनरली चार्ट बनता है। अब इसी चार्ट को ध्यान में रखते हुए मैं पूरे क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। मेरे पास कुछ प्रिंसिपल रहा होगा, मुझे नहीं पता कितना है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, दोनों सालों का सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 12800 दे रखा है। तो आप कहेंगे सर इसका आधा कर लो, तो ये मेरे पास 6400 और 6400, पहले साल का ब्याज इतना, दूसरे साल का ब्याज इतना। अब मैंने क्या करा होगा, इस पे भी ब्याज लगाया होगा, तब जाके टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बना होगा ना मेरा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, दोनों साल का सिंपल इंटरेस्ट, पहले साल का जो ब्याज आया उस पर भी ब्याज लगता है, तो मुझे इस पे इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। अच्छा, टोटल मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना, इतना। सिंपल इंटरेस्ट इतना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो ये वाला पार्ट अगर टोटल में से ये घटा दूं तो खाली ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो 14400 में से अगर ये वाली वैल्यू को घटाया जाए तो मेरे पास वैल्यू कितनी बचेगी, 1600 बचा। तो मैं कह सकता हूं 6400 पे अगर 8% का ब्याज लगाता हूं तो ब्याज मिलता है मुझे इतना। ये है कितना इसका, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या ये इसका 1/4 ये 1600 डिवाइडेड बाई 6400 इंटू में 100% करोगे तो या तो आपको 25% दिख जाएगा, वरना आप डायरेक्टली कह सकते हैं सर ये वाली वैल्यू ना इसका 1/4 है। तो प्रिंसिपल पे भी हमने 8% का ब्याज लगाया था, तो मतलब प्रिंसिपल का भी मैंने 1/4 करा होगा, तो मुझे ये वाली वैल्यू मिली होगी, है ना। तो प्रिंसिपल का 1/4 किसके बराबर, 6400 के बराबर। तो मेरे पास प्रिंसिपल का मान कितना आ गया, 6400 इंटू में 4, ये वाली वैल्यू आ गई 25600। अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन में कहता है कि हमने 1000 रुपीज को 20% पर एनम के हिसाब से 3 साल के लिए ब्याज पे दिया, कौन सी स्टेटमेंट सही है। जो सिंपल इंटरेस्ट रिसीव होगा वो होगा 6000 रुपए का, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव होगा वो होगा 7200 रुपए का। कैसे सोल्व करेंगे आप देखिए, इसे हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि 20% का 3 साल का कितना हो जाएगा 60%, और 60% अगर मैं निकालूंगा 10,000 का तो ये मुझे पता है ऑलरेडी ये 6000 ही आएगा, परसेंट से 2 जीरो घट जाएंगी तो 6000। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट है 7200। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो ये होगा कि मैं 20% का इफेक्टिव निकालूं, ठीक है, 20% का 3 साल का इफेक्टिव निकालूं, इफेक्टिव रेट मिलेगा उसे यूज करके मैं यहाँ पे अपना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं क्या करूं, अमाउंट निकाल लूं और अमाउंट से फिर प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करके क्या निकाल लूं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लूं। जब मेरे पास सिंपल वैल्यूज हो तो मेरे लिए आसान है कि मैं अमाउंट निकाल के कर लूं। अगर मेरे को याद नहीं है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो वैसे कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मैं कहूंगा 10 का कितना होगा 12 होगा 1 साल में, और अगर 3 साल की बात कर रहे हैं तो मेरे पास 12 का क्यूब मुझे याद होता है, ये होता है 1728, तो मैं कहूंगा 1000 का बनेगा इतना। तो कितना बढ़ गया 728 बढ़ गया, कितने पे 1000 पे। अगर 1000 पे इतना बढ़ रहा है तो 100 पे कितना बढ़ेगा, आप कहेंगे सर इतना बढ़ेगा। तो मेरे पास इफेक्टिव निकालने का तरीका ये भी तो है कि जो मेरा ब्याज होगा वो कितने परसेंट होगा, इतने परसेंट होगा। 1000 का 72.8% निकालूंगा तो ये 7280 आएगा, 7200 नहीं आ सकता। तो मेरा आंसर क्या होगा, ओनली ऑप्शन 1, ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा मेथड हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको 20 का 3 साल का इफेक्ट भी आता तो डायरेक्टली कर लेते, वरना आप कहते हैं सर 20 इफेक्टिव निकालने, 20 और 20 का आता है 44 और 20 का निकालूंगा तो 64 प्लस 88 डिवाइडेड बाय 100, तो 880 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 8.8 और 72.8। स्पीड अच्छी होगी तो ऐसे भी निकल जाएगा, बट बेटर तरीके आपके पास हो तो ज्यादा सही रहता है। ठीक है, मान लो यहां पे हमारे पास क्या होता, 20 की जगह मेरे पास 13% होता, सॉरी 30% होता, तो उस केस में भी आप फिर वरना वैसे ही जाते। ठीक है, इट कैन बी लॉन्ग 69 आता, फिर 69 और 30 का निकालते। इससे बेटर था कि 10 और 13 का क्यूब हम सबको पता होता है तो डायरेक्टली हमें निकल जाता 2197, तो 119.7% इफेक्टिव निकल गया। चलो अगला सवाल हमारे पास कहता है बिल्कुल सेम सवाल लेकिन आसान, 9000 रुपीज को हमने 20% के हिसाब से 2 साल के लिए दिया। सिंपल इंटरेस्ट तो आपको पता है 40% हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 20 और 20 का इफेक्टिव 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, जो भी बताया था मैंने आपको, ये फॉर्मूला होता है, और इससे 44 मिल जाएगा क्योंकि सिंपल है, ये देखते ही मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, मन मन में भी हो जाता है काम।
तो ये 44% कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। कहता है सिंपल इंटरेस्ट होगा 3500, भैया इसका 4 से गुना करोगे तो 3600 आएगा, तो ये नहीं हो सकता। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 3960। अब 44 को 9 से मल्टीप्लाई करो परसेंट, अगर मैं 9000 को 44% निकालूं तो परसेंट से तो 2 जीरो एलिमिनेट हो जाती हैं, 9 से मल्टीप्लाई करूंगा 363960 ये आएगा, ये आ रहा है, तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अगला सवाल, थोड़े और अच्छे सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कहता है एक सम 7 गुना अपने आप का बन जाता है 10 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे, 20 साल में कितने टाइम्स बनेगा अपने आप का, ये हमें बताना है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा है n1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n2 माइनस 1, ये बराबर होता है t1 डिवाइडेड बाई t2 का, जब हमारा जो पैसा है वो नंबर ऑफ टाइम्स हो रहा हो कुछ सालों में। तो ये टाइम ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट करता है कितने गुना हो रहा है। आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखना है जिससे गलती ना करो, वरना कई बार बच्चे बेसिक से करने के चक्कर में सिली मिस्टेक कर जाते हैं। तो फॉर्मूला याद रख लो। ये पहले क्या हो रहा है 7 गुना हो रहा है, तो 7 रखूंगा तो ये बचेगा 6, कितने सालों में 10 सालों में, तो इधर आएगा 10। अब कितना करना है 20 सालों में कितना होगा, तो 20, और ये n2 माइनस 1 यहां से काटूंगा ये कट जाएगा, 6 दूनी 12, n2 माइनस 1 12, तो n2 कितना हो जाएगा मेरे पास 12 जमा 1 13। चले आगे। अगला सवाल हमारे पास 10,000 रुपीज पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है 1.5 ईयर्स के अंदर, वो हमें मिलता है इतना। तो हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है। लॉजिकली करोगे तो चुटकियों में हो जाएगा, बेसिक पे लगे रहोगे तो फंसे रह जाओगे, ठीक है। तो हमें ब्याज कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है 1.5 साल में, कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है। अच्छा 10,000 पे अगर इतना ब्याज मिल रहा है तो 100 पे कितना मिलेगा। आप कहेंगे सर 2 जीरो और हटा दो, यहां पे लगा दो पॉइंट, 2 पॉइंट आगे किसका दो। तो मेरे पास जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हो गया 36.7631। क्या मैं कह सकता हूं टोटल इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है इतना। अब 1.5 साल का चक्रवर्ती हो गया। मान लो मेरे पास 6 मंथ्स का जो ब्याज है वो क्या है R% है, तो मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, मुझे 2R का मान बताना है, और 3 बार 6 मंथ्स का 3 साइकिल्स लगाऊंगा मैं, 3 बार इफेक्टिव करूंगा, तो मेरे पास वैल्यू ये आनी चाहिए। अच्छा अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस क्या है 22, 28, 25 और यहाँ पे 14। हमें ये पता है भाई कि मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होता है हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से, है ना। तो ये 22 है, ठीक है। 1.5 साल की बात कर रहे हैं तो इसका 1.5 गुना कर दूंगा तो 33, 33 से बड़ा है, ये मेरा आंसर हो सकता है। इसका 1.5 गुना कर दूंगा 42, भाई ये तो 42 से बहुत छोटा है, तो सिंपल इंटरेस्ट ही ज्यादा चला जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट से। 25, इसका 1.5 गुना कर दूंगा 37.5, मेरा आंसर तो 37.5 से कम है, तो ये भी नहीं हो सकता। और इसका अगर मैं 14 का 1.5 गुना करूंगा तो भाई ये तो 21 ही आ रहा है। और क्या आपको लगता है किसी भी तरीके से 21 अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट 36 जा सकता है? भाई कोई उम्मीद नहीं है। मेरा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। अगर आपको बस ये इतनी सी चीज पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा बड़ा होता है सिंपल इंटरेस्ट से, तो एक ही ऑप्शन है जो नियरेस्ट जा सकता है, डेट इज 22%, ठीक है। अब इफेक्टिव आपको निकालना है 22% से, आप पूरा सोल्व करना चाहते हैं तो मैं आप वेरीफाई कर लीजिए। आपने कहा साल भर का इतना है, तो मेरे पास 6 महीने का कितना होगा 11। अब 11 का 3 साइकिल लगेंगी 11% की। और अगर इसका फॉर्मूला आपको जानना है तो मैंने आपको बता रखा है, ये होता है मेरे पास 3a प्लस 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 प्लस a क्यूब डिवाइडेड बाय मेरे पास 10,000, ठीक है। इससे आप इफेक्टिव निकाल सकते हैं। जैसे इसका क्यूब करूंगा 1331 आएगा, तो 1.331। फिर यहां पे मेरे पास 3a स्क्वायर 121 इंटू में 363, 3.63 बचेगा, और यहां पे 33। 1331 नहीं है, 0.133, 0.133, ठीक है। इन तीनों का सम कर लो कि आपको सेम ही चीज मिल रही है। यहाँ पे 33 और 3 36, तो यही हो गया। बाकी यहाँ पे 7631 बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर निकल गया। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लिया हमने,
वरना आप यहाँ पे ये चीज भी सोच सकते थे कि भैया 10 का इफेक्टिव तो आपको पता है 3 साइकिल अगर 10% के लगे हैं तो 33.1% बनता है। ये इससे लगभग कितना ज्यादा है, लगभग 3 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 10 की जगह क्या होगा यहाँ पे 11% हो जाए, तो 3 साइकिल लगेंगी तो लगभग वैल्यू इसके पास आसपास चली जाएगी, तो आंसर हो गया। आप ऐसे भी मैच कर सकते हैं। तो मल्टीपल चीजें, जैसे इसी तरीके से एक और सवाल हमारे पास कहता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिलता है कंपाउंडिंग हाफ ईयरली 2200 रुपए पे 1.5 साल में, वो है इतना। ये थोड़ा बढ़िया सवाल है क्योंकि डायरेक्टली करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वैल्यूज हमें दे रखी है इस तरीके से, तो हमें बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा। कौन बच्चा करेगा इसे? अब देखो यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच अपनी आजमानी पड़ेगी। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच आप किस तरीके से इसमें सोच सकते हो, अगर ये एग्जैक्ट वैल्यूज में हमें आंसर दे रखा है तो हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें हम लगभग यूनिट डिजिट ये तक ले जा सकें। अब इसमें वो वाला तरीका हमारा काम नहीं करेगा, क्योंकि देखो उस पहले वाले तरीके में तो मेरे लिए सिंपल था कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने देखा यहाँ पे 10,000 है, इस पे 2 पॉइंट इधर का दिया तो इफेक्टिव मुझे डायरेक्टली मिल गया। लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव डायरेक्टली मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 150 160% ऐसे कुछ वैल्यू जाएगी, फिर तीनों में सिंप्लीफाई करके वेरीफाई करना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन अप्रोच वेरी करती है। जो अप्रोच इस क्वेश्चन में लगाई वो मेरी इस क्वेश्चन में शायद काम ना करे, लेकिन मेरे को ये एक चीज पता है। देखो अब मेरे पास 1.5 साल का ब्याज है ना, तो मेरे पास ये मान लो 2R का मान है, और क्योंकि साल भर का ब्याज यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 महीने का ब्याज है R%, और इसकी कितनी साइकिल लगेंगी? 3 साइकिल लगेंगी 1.5 साल का बनाने के लिए। तो प्रिंसिपल मेरे पास 2200 रुपए है। इतने पार्ट क्लियर? अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसका अमाउंट निकालने की कोशिश करूं तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या बनेगा? अमाउंट बनेगा। और ये वाली वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 36.8 और 22 इसमें जोड़ दूंगा तो 6036.8 कुछ ये बनेगी, है ना। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा ये R% है तो इसका आधा करोगे, 2R इसके बराबर है, तो ये हो गया 30%, ये हो गया 40%, ये हो गया मेरे पास 75/2%, और जिसे मैं 37.5% भी लिख सकता हूं, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 65/2% ही। अब ध्यान से समझना कि ये आंसर किस में आ सकता है। जब मैं 30% का इंटरेस्ट लगाऊंगा 3 बार तो 13/10, 30% का ब्याज यही होगा 1 साल में, और इसका क्यूब कर रहा हूं। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू आएंगी फटाफट से बताओ। आप कहेंगे सर 3 जीरो यहां पे आएंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू आएगी जो यहां पे दे रखी है। अब यूनिट डिजिट से मैच करके देखो क्या यूनिट डिजिट सेम आएगी। 3 का क्यूब करूंगा 27, 7 2 जा 14, है ना। तो यूनिट डिजिट आएगी 4, यहां पे 8 है तो ये नहीं हो सकता। अब ऐसे 2200 इंटू में मेरे पास अगला है 40% का ब्याज, तो 40% को 10 के फॉर्म में रखो क्योंकि पॉइंट के बाद एक वैल्यू है ना, तो मैं इसे लिखूंगा 14/10, कोई दिक्कत नहीं। क्यों मैंने ऐसे रखा? क्योंकि 2 जीरो से कट जाएंगे, 1 जीरो बचेगी, वो पॉइंट बताएगा कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू कौन सी है। तो आप कहेंगे सर 2 जीरो कट गई, एक नीचे खाली 10 बचेगा 2। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। 4 इंटू 2 कितना होता है मेरे पास? 8। यूनिट डिजिट 8 आ गई, सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस कैन बी माई आंसर, ये मेरा आंसर हो सकता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब बाकी बचे भाई दोनों ऑप्शन, या तो आप इन दोनों इसे यूज करके फैक्टिव ट्राई करके देख लो, बाकी दोनों, ये फर्स्ट ऑप्शन मैंने चेक किया नहीं मच रहा, सेकंड ट्राई किया हो रहा है, अब थर्ड और फोर्थ पे भी चलते हैं भाई क्या होगा। ये 37.5% है, इसका मतलब 3/8 होता है, तो मैं कहूंगा 2200 पे कितना करना पड़ेगा? 8 में 3 जोड़ दो, 11/8। अब देखो जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास यहां पे 8 का क्यूब आएगा, ठीक है। अब 8 के फैक्टर से भी अगर आप इसे स्प्लिट कर देंगे तो यहाँ पे 11 का क्यूब बचेगा, और यहाँ पे थोड़ी अच्छी नॉलेज चाहिए यहाँ पे मैथमेटिक्स की, तभी आप ये चीज समझ पाएंगे। मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? आप कहेंगे सर इसे अगर 8 से काट दूंगा तो मेरे पास 2 से कटेगा तो 11 आएगा, ये
और ये वाली वैल्यू 100 कटेगी तो 25 आएगी 4 से, तो ये मेरे पास बचेगा ये वाला मान। 1 8 से काट दिया 64। अब 64 क्या होता है, ये होता है 2 की पावर 6। अगर यहां पे नीचे 2 की पावर 6 दिख रहा है और ऊपर 2 का कोई भी फैक्टर नहीं है, तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू आएंगी, 1 2 3 4 5 6, पॉइंट के बाद 6 वैल्यू आएंगी। 2 की पावर जितनी भी हो नीचे बच रही हो, अगर ऊपर कोई 2 का फैक्टर नहीं है तो जितनी पावर होती है उतनी पॉइंट के बाद वैल्यू जाती है। यहां तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज आपको देखते ही समझ जानी चाहिए, ये लिखने की जरूरत नहीं होती इतना सब। इस क्वेश्चन में बस ये दोनों स्टेप आपको चेक करने थे, इन दोनों से आपको आंसर मिल जाता। सिमिलरली अगर मैं 65% वाला ऑप्ट करूंगा, तो आप अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 65% क्या होता है, 65 अपॉन में 200, आप इसे काट देंगे तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी, 5 से काटूंगा 13/40, ठीक है। और इसके अगर मैं 2200 से मल्टीप्लाई करूंगा इसके क्यूब को, तो आप देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, चलो एक 2 भी कट गया मेरे पास यहाँ पे 11। अब देख तो आप यहां पे जो मेरे पास वैल्यू आएगी पॉइंट के बाद कितनी आएगी, 2 की पावर 5 फॉर 16 2 32, 32 2 की पावर 5 और एक 10 और बच गया, तो पॉइंट के बाद यहां पे भी 6 डेसिमल प्लेसेस तक मेरा आंसर जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 का एक फैक्टर यहां पे मिल रहा है और 5 यहां पे हो गए, तो 6 डेसिमल प्लेसेस तक मेरे पास आंसर जाएगा, तो 1 डेसिमल प्लेस तक तो आ ही नहीं सकता। क्लियर? तो दिस इज हाउ वी कैन मूव इन दिस क्वेश्चन। और ये बहुत मतलब 1 मिनट से कम में करने वाला ही सवाल था ये वाला भी, इससे ज्यादा का नहीं था। समझाने में टाइम लगता है लेकिन कंसेप्ट अगर आप सीखे कोई दिक्कत नहीं आएगी। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे हम चलते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या आता है, एक पॉइंट पी है जहां से एक्स चलना स्टार्ट करता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 6 घंटे के बाद सेम पॉइंट पी से ही वाई भी चलना स्टार्ट कर देता है 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये कितने टाइम तक चला था, 6 घंटे तक चल चुका है ऑलरेडी। स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी के बाद इन दोनों का एक्स और वाई का मिलन होगा, आपको ये चीज बतानी। कैसे डायरेक्टली करेंगे आप इसे ध्यान से समझिए। मैं कहूंगा 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 घंटे चल लिया, तो 12 6 कितना हो गया, 72 घंटे ऑलरेडी चल चुका है। अब ये यहां पे है, इसने यहां से चलना स्टार्ट करा, ये टी टाइम तक चलेगा और ये यहां से टी टाइम तक चलेगा। अगर टाइम कांस्टेंट हो गया तो जो मेरे पास इनकी स्पीड का रेशियो है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। स्पीड का रेशियो क्या है, 12 है और एक की 16 है, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा मेरे पास, 3:4। तो मैं कहूंगा जो ये दूरी तय की जाएगी ये 3 रेशियो होगी इसके द्वारा, और ये पूरी की पूरी दूरी 4 रेशियो होगी। 4 में से 3 घटाया तो ये होगा 1 रेशियो। 1 रेशियो कितने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, 72 किलोमीटर को। हमें टोटल डिस्टेंस बताना है स्टार्टिंग से लेके कब जाके वो मिलेंगे, तो 72 इंटू में 4, क्या आंसर आ गया, 288। चले आगे। मैंने सीधा कंसेप्ट लगाया कि अगर मेरे पास क्या है, टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, तो डिस्टेंस का रेशियो वेट कर दिया। डिस्टेंस का डिफरेंस कितना था, यहाँ पे 1:1 72 किलोमीटर के बराबर, तो हमें 4 रेशियो का मान बताना। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या रहा है, 2 ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जो टाइम लगेगा एक ट्रेन को क्रॉस करने में एक पर्सन को जो दूसरी ट्रेन में बैठा हुआ है वो 36 सेकंड है, तो हमें फास्टर ट्रेन की लेंथ बतानी है। देखो ये मेरी एक ट्रेन है, स्लोअर ट्रेन, मैं मान लेता हूं एक पर्सन यहां पे है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरी ट्रेन है जो सेम डायरेक्शन में जा रही है और इस पर्सन को क्रॉस करना चाहती है। अगर दूसरी ट्रेन इस पर्सन को क्रॉस करना चाहती है तो हम ये मान के चलेंगे कि जो ट्रेन है, अगर इस पर्सन को क्रॉस करने का टाइम हमसे पूछा है तो मैं मान के चलूंगा जो ट्रेन का फ्रंट एंड है वो इस पर्सन के पास होगा, जो ट्रेन का बैक एंड है वो बिल्कुल यहां पे होगा। और अगर इस पर्सन को इस ट्रेन को क्रॉस करना है, दूसरी फास्टर ट्रेन को, तो इसे अपनी लेंथ को क्रॉस करना पड़ेगा। इसकी लेंथ को अगर मैंने मान लिया एक्स, तो इसे एक्स को क्रॉस करना पड़ेगा, और अपनी लेंथ को मतलब इसे एक्स
का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब ये वाली ट्रेन मेरी यहाँ पे आ जाएगी कि बी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा स्टार्टिंग बेस पर्सन के पास, ए पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, तो ये माना जाएगा कि इसने क्रॉस कर लिया। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी की हुई बी पॉइंट से बी पॉइंट की, एक्स की। तो हमें इस ट्रेन में जो फास्टर ट्रेन है उसमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए एक्स की। अब ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होती है? डिस्प्लेसमेंट बराबर होती है एक तरीके से डिस्टेंस ही हम इसे मान लेते हैं, ये होता है स्पीड इनटू टाइम। लेकिन जब दोनों ट्रेन मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में, एक 60 की स्पीड से एक 95 की स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? इनकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर 95 माइनस 60, और कितने टाइम में क्रॉस कर रही है? 36 सेकंड। अब ये तो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 करना पड़ेगा, और इसमें कितने मल्टीप्लाई कर देंगे? 36 सेकंड से। तो ये मेरी स्पीड हो गई, ये टाइम हो गया, तो डिस्टेंस किस में आएगा? मीटर पर सेकंड, सेकंड है तो ये मीटर में डिस्टेंस आ जाएगा। 18 से काटूंगा 2, 5 इंटू 2 10, और ये 35 इंटू 10 350। दिस इज द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। ठीक है, स्लोअर ट्रेन की लेंथ से कोई मतलब नहीं है अगर उसके अंदर बैठे हुए एक पर्सन को हमें क्रॉस करना। अगला सवाल हमारे पास, ये अच्छा सवाल है, एसएससी एग्जाम्स में बहुत बार आता है, एक बार पढ़िए फटाफट से। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको क्लासेस के अंदर करा रखी है। एक आदमी 60 मिनट लेट चलता है शेड्यूल टाइम से, एक बस 60 मिनट लेट चलती है शेड्यूल टाइम से। अगर उसे एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है जो 300 किलोमीटर की दूरी पे है, तो उसे अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाना पड़ेगा। हमें बताना है कि उसकी यूजुअल स्पीड क्या रही होगी। ठीक है, डिस्टेंस सेम है, टाइम कम में कवर करना है तो स्पीड बढ़ानी पड़ रही है, तो हमें यूजुअल स्पीड बतानी है। तो इसका डायरेक्ट तरीका क्या होता है पहले वो बता देता हूं। हमें क्या निकालना है? स्पीड निकालनी है ना। तो आप कहेंगे चलो ओरिजिनल स्पीड को सर एक्स मान लो, तो ओरिजिनल स्पीड ये हो गई मेरी, इनटू में न्यू स्पीड क्या है? नई स्पीड को हमने बढ़ाया 10 से, तो इनटू में ओरिजिनल स्पीड इनटू में न्यू स्पीड। और इधर अगर हम लिखे हैं तो डिस्टेंस कितना था मेरे पास? 300 था। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे स्पीड के मल्टीप्लीकेशन लिखे हैं तो चेंज इन स्पीड, स्पीड में बदलाव कितने का है, तो डेल्टा एस से मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये हो गया मेरे पास यहाँ पे 10, और डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, इसे मैं डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। टाइम में कितने का बदलाव आया है? 1 घंटा मुझे बचाना है, 60 मिनट कितना होता है? 1 घंटा। तो और ये मेरा डिस्टेंस, ये मेरा फॉर्मूला होता है डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन को करने का। मुझे किसका मान बताना है? मुझे एस का मान बताना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, और क्वाड्रेटिक बनेगी नहीं, हम डायरेक्टली करेंगे। कैसे? देखो ये तो आ गया 3000, मेरे पास इसके अंदर गैप कितने का है? 10 का है। 3000 को आपको इस तरीके से ब्रेक करना है कि दो लोगों का प्रोडक्ट हो और गैप आ जाए 10 का। ठीक है, तो आप एक काम करो ना, कैसे मैं इसे ब्रेक कर सकता हूं? क्या मैं इसे 50 और 60 में ब्रेक कर सकता हूं? 50 इंटू 60 क्या होता है? 3000। गैप कितने का आ गया? 10 का। तो आप कहेंगे सर एस रिप्रेजेंट करता है 50 को, और मेरे पास क्या एस प्लस 10 रिप्रेजेंट करेगा 60 को। मुझे तो क्या बताना है? ओरिजिनल स्पीड, तो ये आ जाएगी 50। क्वेश्चन खत्म। ये डायरेक्ट तरीका होता है करने का। इसका बेसिक वर्जन भी समझा देता हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। देखो हमसे इस तरह के क्वेश्चन में कई बार टाइम पूछ लेता है कि ओरिजिनल टाइम बता दो, कई बार हमसे पूछ लेता है स्पीड। अगर स्पीड पूछे तो मैंने फॉर्मूला आपके सामने लिखा है कि डिस्टेंस इनटू में चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इक्वल्स टू स्पीड इनटू में ओरिजिनल स्पीड इनटू में न्यू स्पीड। ठीक है, या एस न्यू कर देता हूं यहां पे। अगर मुझसे क्या पूछे? टाइम का पूछे, तो मैं कहूंगा डिस्टेंस इनटू में चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाय चेंज इन स्पीड, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास ओरिजिनल टाइम इनटू में न्यू टाइम के। क्लियर? ऐसा करते हैं। अब बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो हमारे पास हमें क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। तो हम टाइम वाले फैक्टर को इग्नोर करके चलेंगे, टाइम को मतलब इक्वेट कर देंगे। ठीक है, टी हमारे पास नहीं होना चाहिए, इक्वेशन जो बननी चाहिए वो एस की टर्म्स में बननी चाहिए। तो हमें टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है? 1 घंटे का दे रखा है। ठीक है, मैंने मान लिया ओरिजिनल स्पीड मेरी एस थी, तो कितना टाइम लगता होगा? आप कहेंगे सर 300 किलोमीटर जाना है एस की स्पीड से, तो इतना टाइम लगेगा। अब मेरे पास क्या हुआ, क्योंकि मुझे जल्दी पहुंचना है तो स्पीड बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लगेगा। तो अब स्पीड 10 से बढ़ा दी, 300 किलोमीटर ही जाना है तो टाइम कम लगेगा। यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना है? यहाँ पे ज्यादा टाइम है, यहाँ कम टाइम है, ये 1 घंटे के बराबर है। ये मेरी इक्वेशन बन गई। इसे सिंप्लीफाई कर लो, आपके पास ये ओरिजिनल टाइम है, ये न्यू टाइम है, इनका डिफरेंस 1 है। इसे सॉल्व करके आप यहां से s की वैल्यू निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन की मदद लें।
और देखिए कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे मेरा ऑप्शन अगर मैं देखूं तो 300 मेरा एस से कटना चाहिए, तो कौन सी वैल्यू है जो 300 को डायरेक्टली काट पाए, 300 को वो भी काट पाए और उसका उसमें 10 जोड़ दूं तो भी काट पाए। जैसे 30 है, 300 को काट देगा लेकिन इसमें 10 जोड़ दिया 40, तो 300 से पूरा डायरेक्टली नहीं कटेगा, पॉइंट में जाएगा। तो ये इंटीजर माइनस पॉइंट में जाएगा, तो कभी भी इंटीजर आंसर नहीं आएगा, तो ये नहीं हो सकता। 60 रखूंगा तो 60 से तो 300 कट जाएगा, लेकिन 70 से 300 नहीं कटेगा, तो 1 कभी नहीं आ सकता, ये नहीं हो सकता। 40 रखूंगा, 40 से 300 कटेगा तो पॉइंट में आएगा, और यहाँ पे 50 से पूरा कट जाएगा तो पॉइंट में आंसर बचेगा। टाइम पॉइंट में नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, यही आंसर हो सकता है। 50 रखा तो यहाँ पे 6, यहाँ पे फिर 60 रखा तो 5, 6 माइनस 5 कितना आ गया 1। समझ आ गए? तो ऑप्शन से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। अगला सवाल मेरे पास एवरेज का है। कहता है एक ग्रुप के स्टूडेंट्स का एवरेज 44 केजी है। एक स्टूडेंट जिसका वेट 40 केजी है वो छोड़ के चला जाता है, और एक दूसरा स्टूडेंट जिसका वेट 34 केजी है वो ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। तो जिसकी वजह से जो एवरेज वेट है मेरा बन जाता है इतना। तो आपको बताता है ना कितने स्टूडेंट्स थे इनिशियली ग्रुप में। देखो चेंज कितने का आया, 40 वाला छोड़ के गया और 34 वाला ज्वाइन करता है। तो आप कहेंगे सर -40 प्लस 34, तो मेरे पास चेंज आया -6 का। ठीक है, अगर मैं एवरेज में देखूं तो एवरेज में कितने का चेंज आएगा, आप कहेंगे मान लो सर मेरे पास n स्टूडेंट्स हैं, तो एवरेज में चेंज आएगा -6/n का, क्योंकि ये जो -6 का जो चेंज है ये सभी में बटेगा, तो एवरेज में चेंज आया इतने का। और यहां पे क्या कहता है, यहां पे एवरेज में चेंज कितने का दिख रहा है मुझे, आप कहेंगे सर 44 था और यहाँ पे है 3.4, तो इनका डिफरेंस अगर मैं लेता हूं तो मेरे पास चेंज मुझे दिख रहा है -6 का, -0.6 का। ठीक है, इस वाले से इसे कंपेयर करेंगे नए वाले से ओल्ड वाले को, तो ये -0.6। सिंप्लीफाई कर दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे। माइनस से माइनस कटा, पॉइंट घटाऊंगा तो 0, यहां से काटूंगा तो 10, n कितना आ गया 10। ये क्वेश्चन विदाउट पेन करने वाला था क्योंकि बहुत सिंपल वैल्यूज थी, मन मन में भी आप करते वेट तो आपको आंसर मिल जाता। ठीक है, चलूं क्या आगे, वरना बेसिक से तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, मैं मान लेता हूँ 44 स्टूडेंट्स हैं, उनका नंबर ऑफ स्टूडेंट 44 एवरेज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो प्लस ये, फिर यहाँ पे एक 34 वाला ऐड हो रहा है, 40 वाला जा रहा है, तो नया सम हो गया ये। ठीक है, अब हमारे पास जो नया एवरेज है, स्टूडेंट्स तो अभी भी है नहीं है, नया एवरेज कितना है मेरे पास 43.4। बेसिक से करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ स्टूडेंट्स को हमने इक्वेट कर दिया, सोल्व करोगे तो आप देखेंगे यहां से यहां घटाऊंगा तो 0.6n मेरे पास इधर बचेगा, इधर मेरे पास प्लस का 6 इधर चला जाएगा, तो n का मान आ गया 10। ये हो गया बेसिक, कोई ज्यादा वो नहीं है बेसिक में भी, बट ये है मुश्किल वैल्यूज में डेविएशन मेथड ज्यादा हैंडी हो जाता है। 3 नंबर का एवरेज हमें दे रखा है 23, पहला नंबर 5 कम है एवरेज ऑफ द अदर टू, थर्ड नंबर इज 13 मोर देन द एवरेज ऑफ अदर टू। तो डिफरेंस बताना है पहले और तीसरे नंबर का। अच्छा सवाल है ये, ठीक है, इसे हल्के में मत लेना। मैं सिंप्लीफाई करके देखता हूं आपके लोगों के लिए। मेरे पास 3 नंबर है ए, बी और सी, तीनों का मेरे पास एवरेज है 23, तो सम कितना हो जाएगा 23 इंटू में 3, और ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 69। अब कहता है फर्स्ट नंबर 5 कम है एवरेज ऑफ द अदर टू, तो एवरेज ऑफ अदर टू पहला मैंने ए माना है ना, तो बी प्लस सी का एवरेज, उसमें 5 घटा दूंगा तो ये मेरे पास पहला नंबर बन जाएगा। अगर आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन इस तरीके से चल रही है, तो मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में यहां पे लिख सकता हूं कि देखो मेरे पास ये एलसीएम लूंगा तो ये 10 हो जाएगा और 2a उधर चला जाएगा। अब 2a इधर ले आऊंगा तो मेरे पास बचेगा माइनस का 2a प्लस b प्लस c, और ये वाली वैल्यू 10 जाके उधर का पॉजिटिव बन जाएगा, तो यही होगा। सिंप्लीफाइड रखो इक्वेशन को, ज्यादा ऐसे रखोगे तो दिक्कत करेगा। अगला मैं बढ़ता हूं, अगला मुझे क्या दे रखा है, कहता है कि थर्ड नंबर इज 13 मोर देन द एवरेज ऑफ अदर टू, तो a प्लस b का एवरेज है उससे 13 ज्यादा है मेरा क्या थर्ड नंबर। अगेन इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो आपको स्टेप समझ में आ गए, 26 से इधर जाके माइनस का 26 बनेगा, और मेरे पास यहाँ पे ये 2c माइनस का नेगेटिव हो जाएगा, तो a प्लस बी माइनस 2c आएगा, और ये मेरी इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन को भी दोबारा लिख देता हूं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, हमें बताना है आखिरी में
थर्ड नंबर और फर्स्ट नंबर का डिफरेंस, तो 3 माइनस ए, इसका डिफरेंस जब पूछे तो मॉड्यूलस में लेना, मतलब पॉजिटिव डिफरेंस हमें बताना होता है। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल सोल्व करके वैल्यूज निकाल सकते हैं क्या इजीली? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन है, इसमें से अगर मैं ये वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या मिलेगा? आप देखेंगे b प्लस सी कट जाएगा, a माइनस 2 है, ये बनेगा 3a। 3a किसके बराबर आ गया? ये आ गया 59 के बराबर, ठीक है, इसमें से ये घटा दिया। ऐसे ही अगर मैं इसे और इसे कंपेयर करूं तो मेरे पास ऊपर वाली में से, इस वाली में से अब इसे घटा देता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा? आप कहेंगे सर 3c बचेगा, और ये 69 माइनस 26 करेंगे तो 75, ये आ जाएगा 95। अब मुझे अगर c माइनस ए बताना है तो 3c माइनस 3a डिवाइडेड बाई 3 कर दूंगा तो 1, मैं कह सकता हूं यहां पे 95 माइनस 59, ये हो गया 3 c माइनस ए, और c माइनस ए बताना है तो डिवाइडेड बाई 3, तो ये वाला आंसर मेरे पास आएगा 36 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 12। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको टाइम लगेगा करने में, तो ध्यान से आपको समझ के करना है और अपना आंसर निकालना है। अगले सवाल पे चलता हूं। कहता है एक बॉलर एवरेज में 12 विकेट्स लेता है पर मैच में, पहले 14 मैच में, ठीक है, टोटल 28 मैच उसने खेले, 28 मैच में भी उसका एवरेज है 12 विकेट्स पर मैच, तो हमें बताना है एवरेज कितना होगा बॉलर का फॉर द लास्ट 14 मैच। कैसे सोल्व करेंगे? देखो पहले 14 मैच खेले, फिर 14 मैच खेले और टोटल हो गए 28 मैच, ठीक है, नंबर ऑफ मैचेस हैं और फिर उनका एवरेज है, ठीक है, तो मुझे यहां पे मुझे दे रखा है 12, यहां पे भी मुझे दे रखा है 12, और यहां पे कह रहा है कि इसका मान बताओ। तो कैसे सोल्व करेंगे? आप नंबर ऑफ मैचेस मैटर नहीं करते, उनका रेशियो मैटर करता है, ये हम एवरेज में पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे सर ये 1, ये रेशियो 1 रेशियो, और ये कितना बचेगा 2 रेशियो, सम बराबर हो जाएगा 1 इंटू 12 12 प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स इक्वल टू 12 इंटू 2 24, एक्स इक्वल टू 12। क्वेश्चन हो गया खत्म। अब ये सवाल सिर्फ उन लोगों के लिए था जो बिगिनर थे इस तरीके से करने का, जो स्मार्ट बच्चे होंगे वो कहेंगे सर आपने ये क्या कर दिया, ऐसे सवाल करोगे तो कैसे काम चलेगा मेंस वाले बच्चे। आप भाई ध्यान दो ना, पहले 14 मैच में एवरेज 12 है, टोटल 28 मैच में भी एवरेज 12 है, तो बाकी के 14 मैच में एवरेज 12 होगा तभी तो 12 मेंटेन रहेगा। अगर मेरे पास कुछ मैचेस का एवरेज 12 है, बाकी के मैचेस में एवरेज क्या मेंटेन रखेंगे? फाइनल भी 12 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 12 को ही मेंटेन रखना पड़ेगा, बाकी सबका एवरेज भी अगर 12 चलेगा तो मेरा फाइनल 12 रहेगा, कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको 12 मार्क करना था, ये सब कहानियां आप लोगों के लिए थी नहीं लिखने वाली। समझ आई ये वाली चीज? आपको बेसिक से तो कर दिया मैंने आप लोगों की तरह, बिगिनर्स की तरह, लेकिन आपको ये चीज समझनी चाहिए, अगर एवरेज मेंटेन करना है तो हर बार आपका अगर एवरेज पहले कुछ संख्याओं का एवरेज के बराबर है तो बाद की संख्याओं का भी एवरेज के बराबर होगा, तभी जाके टोटल मेरा एक एग्जैक्ट वैल्यू बनेगी। चले आगे। कहता है 8 वैल्यूज का एवरेज 36 है, 4 सब्ट्रैक्ट कर दें सब में से पहले 3, 4 सब्ट्रैक्ट कर दें पहली 3 में से और 5 ऐड कर दें बाकी की रिमेनिंग वैल्यूज में, तो न्यू एवरेज क्या होगा? तो आप कहेंगे सर चेंज देखो कितने का आ रहा है, 4 सब्ट्रैक्ट करा 3 वैल्यूज में और हमने 5 ऐड किया, आगे की टोटल 8 वैल्यूज थी तो बची 5 वैल्यूज 5, तो नेट चेंज कितने का आया मेरे पास? आप कहेंगे सर इतना आया, कितने में बटेगा? टोटल 8 वैल्यूज हैं ये हैं, ठीक है, तो एवरेज में क्या चेंज आएगा? एवरेज जो मेरा पुराना था उसमें हम जो ये मेरे पास सम ऑफ डेविएशन है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज है, तो मीन डेविएशन ये हो गया, ओरिजिनल एवरेज में ऐड कर दूंगा तो मेरे पास नेट एवरेज निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया मेरा। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? डायरेक्टली तो नहीं कर रहा, 25 12 13 13 इससे काटूंगा तो 1 और 625 आता है 5/8, 36 में 1 जोड़ना है तो ये 37 कर दो डायरेक्ट, है क्या? चले आगे। अगला सवाल हमारे पास, एक साल में जो एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर है सपना का वो 1100 रुपए है पहले 3 महीने के लिए, 1000 है अगले 5 महीने के लिए और 1200 है उससे अगले
4 महीने के लिए, उसके टोटल सेविंग है इतनी, तो हमें बताना है सपने का एवरेज मंथली इनकम क्या होगी। अब देखो दो तरीके से कर सकते हैं, बेसिक और डेविएशन। इनकम क्या होती है मेरे पास, ये होती है मेरे पास सेविंग प्लस एक्सपेंस, ठीक है। हमसे एवरेज मंथली पूछा ना, तो पूरे साल भर की सेविंग निकाल लूं, इनकम निकाल लूंगा मैं, उसमें 12 से डिवाइड कर दूंगा तो मंथली मिल जाएगा। तो अगर हमें बेसिक से करना है तो बेसिक अप्रोच तो ये रहेगी कि भाई 1100 मेरी सेविंग है पहले 3 महीने की एवरेज में, तो इंटू 3, फिर मेरे पास 1000 रुपए की सेविंग है अगले 5 महीने की, तो इंटू में 5, और उसके बाद 1200 की सेविंग है अगले कितने महीने, 4 महीने की, तो इतनी, ये तो सेविंग हो गई। और एक्सपेंस कितना है, तो उल्टा लिख दिया मैंने, ये तो एक्सपेंस है उसका टोटल, सेविंग कितनी है 1300 की है, तो टोटल इनकम पूरे साल भर की इतनी होगी। एक्सपेंस और सेविंग ये इनकम हो गई, ये पूरे साल भर की है। एक एवरेज मंथली बतानी है तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये बिल्कुल बेसिक वर्जन हो गया, ऑल्दो कैलकुलेशन बहुत आसान है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें भी आपको। ठीक है, 3383 और 48 और 13, 1440, 12 से काटूंगा तो 1200, ये वैल्यू बन रही है। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास कहता है हमारे पास 120 हैन है एक पोल्ट्री में, 140 और जुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से पोल्ट्री का जो एक्सपेंस है ना वो 4050 रुपीज बढ़ जाता है, और जो एवरेज एक्सपेंस है पर हैन का वो 3 रुपए से मेरा घट जाता है। तो हमें बताना ओरिजिनल एक्सपेंस क्या रहा होगा पोल्ट्री। तो मैं मान लेता हूं एक हैन के ऊपर जो हमारा एवरेज में खर्चा है वो है x, और हमारे पास कितनी है 120 हैन है, तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया हमारा ओरिजिनल, इतना हो गया। ठीक है, अब हुआ क्या, 140 और जुड़ गई, तो 120 में 140 जोड़ूंगा तो मेरे पास हो गई 260 हैन हो गई। ठीक है, जो मेरा एक्सपेंस है पर हैन वो 3 से घट गया, तो x माइनस 3 हो गया। तो अब नया टोटल एक्सपेंस ये हो गया, कहता है जो नया टोटल एक्सपेंस है वो 4050 ज्यादा है पहले से, तो पहले था 120x, उसमें जोड़ दो 4050, यही होगा नया एक्सपेंस, और यहाँ पे भी नया एक्सपेंस ही है मेरे पास। सिंप्लीफाई करके हमें यह बताना है कि 120x का मान क्या आएगा। तो देखो 260x में से 120x को घटाया तो मेरे पास 140x आ गया, और यहाँ पे मेरे पास ये 3 से मल्टीप्लाई 780 इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो इसके अंदर अगर 780 जोड़ा तो 3048 ये वैल्यू आएगी, 0 से 0 एलिमिनेट हो जाएगी, तो 14x इसके बराबर हो गया, तो x हो गया मेरे पास 483 डिवाइडेड बाय 14, और 120x बताना था तो इंटू 120, ये मेरा आंसर आएगा। 2 से काट देंगे 60 और ये 7 बचेगा, 7 से कट रहा है क्या, ये 69 टाइम्स जा रहा है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन से कर सकते हैं, यूनिट डिजिट 6 निम्न 54 2 पे, कोई दिक्कत नहीं, पूरे सोल्व कर लो। 5 कैरी फॉरवर्ड हो गया 41। हमेशा एवरेज के क्वेश्चन में टोटल को इक्वेट कर दोगे, कभी भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, सारा आंसर डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप दिस क्लास इज बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका सही लगता है और आपको लगता है कि आपको बहुत सारी चीजें और सीखनी, आपकी तैयारी में कमी है, तो आप आरबी में ऑफिसर बैच ज्वाइन करके सारी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें मैथ्स मैं पढ़ाता हूँ। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स अवेलेबल हैं। अगर आप स्टेट एग्जाम देते हैं तो इसके अंदर हमने हिंदी की क्लासेस अलग से डाली हुई है, स्टेनो की क्लासेस भी अवेलेबल है, तो मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। साथ के साथ यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट सीरीज का भी बेनिफिट मिलता है कि आपको सारे जो टियर 1 और टियर 2 के मॉक्स होते हैं एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के, वो हम आपको इसके साथ फ्री प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सीजीएल सीएचएसएल के अवेलेबल होते हैं, बाकी एग्जाम्स के अभी फ्री मॉक्स अवेलेबल, अभी मॉक्स हम क्रिएट नहीं करते हैं। तो हर महीने एक टारगेट ग्रुप भी स्टार्ट होता है, अगर आप सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं तो अपनी तैयारी आप ऑफिसर बैच के साथ जुड़ के कर सकते हैं। सारी क्लासेस की पीडीएफ क्विज़ेस इस तरीके से प्रोवाइड की जाती है कि आपको कम से कम टाइम लगे, और आपको लगता है कि नहीं मुझे सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने, मेरे को सिर्फ जीके पढ़ना है या फिर सारी मैथ्स पढ़ना है, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के कोर्सेस आर आल्सो अवेलेबल, यू कैन एनरोल इन दीज कोर्सेस एंड कवर योर सिलेबस। आप लोगों से अलविदा लूंगा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।